नमस्कार किसान साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारी खेती की जो लागत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। फसलों में अत्यंत बीमारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, अत्यंत लागत लग रही है और प्रोडक्शन की बात करें तो काफी मात्रा में प्रोडक्शन कम हो रहा है और प्राकृतिक आपदाएं भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और जलवायु परिवर्तन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने खेती में कुछ ऐसे गलत कार्य किए जिसके कारण आज हमें इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, हमारी खेत की मिट्टी में जंतुनाम जीवनश की कृषि की जो अवधारणा है वो कैसे करें, और जंगल में जिस तरीके से जैव विविधता के द्वारा और फॉरेस्ट फार्मिंग जो होती है वो कैसे होती है, और कैसे हम जो जंगल में कार्य होता है और जंगल में जिस तरीके से जैसे कि कोई ना पानी देने जाता पौधों को, ना कोई वहां पर जुताई करता है, ना निदाई करता है, उसके बाद भी पौधों को पानी भी मिलता है, फूल फल भी ज्यादा आते हैं और समय पर वो है फल भी लगते हैं, उनमें ना कोई कीट लगता है, ना कोई उनमें बीमारी आती है। तो यह क्यों होता है, तो इस पर हम आज कुछ चीजें समझने वाले हैं। इसके आज की वीडियो में हम जंगल में जिस तरीके से कार्य होता है और जंगल में जो जीवाणु कार्य करते हैं, बैक्टीरिया काम करते हैं, माइक्रोब्स काम करते हैं, उनको हम अपने खेतों में कैसे बढ़ा सकते हैं, और जंगल वाली जो जैव विविधता है वो हम अपने खेत में एस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, काफी कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सके। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी खेत की मिट्टी की जो संरचना है वो गड़बड़ हो रही है, मिट्टी कठोर हो रही है, पीएच गड़बड़ हो गया है, माइक्रोब्स की जो संख्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं की जो संख्या है वो कम हो गई है, निरंतर सूक्ष्म जीवाणु डॉर्मेंसी में जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और उससे हमारी खेत की जो लागत है, जो फसलों की जो लागत है वो बढ़ रही है। तो आज हम इस दौर पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमें प्राकृतिक खेती करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और प्राकृतिक खेती में हम सोचते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है, जो लागत है वो कम हो और हमें पहले ही साल से प्रोडक्शन मिले। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को विशेष तौर पर समझना होगा। यदि हमने उन चीजों को सही से समझ लिया तो निश्चित ही हमारी जो लागत है वो भी कम होगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हमें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस पर हम आज कुछ चीजें के बारे में विशेष बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जंगल में जिस तरीके से कार्य होता है तो हमें इस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। और हमारी खेत की चारों तरफ की जो मेड़ होती है उस पर भी यदि कोई पौधा होता है, कोई पेड़ होता है, उसमें समय पर फल आते हैं, समय पर उसमें फूल आते हैं और उसमें कोई बीमारी नहीं आती, रोग नहीं आते, और ना हम वहां पर जुताई कर रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना खाद दे रहे हैं, तो वहां पर कार्य कौन कर रहा है, इस विषय में हमें सोचना चाहिए। और जंगल में तो कोई कार्य करने नहीं जा रहा है, जंगल के जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो उनको पानी भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है और उनमें बीमारियां भी नहीं आ रही है, कोई स्प्रे भी नहीं हो रहा है, उसके बाद भी पौधों में अच्छी फलत आती है और समय पर वो फूलते हैं, फलते हैं। तो वहां पर कौन कार्य कर रहा है, तो इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। जितना मैंने अभी तक सीखा है उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में और इस प्रकृति में जो कार्य होता है वो सूक्ष्म और माइक्रोब्स के द्वारा होता है। हमारे अंदर भी कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, जो ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कि प्रोटीन से लेकर हर एक के पोषण पहुंचाने का काम हमारे एक एक अंग तक करते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया, माइक्रोब, सूक्ष्म जीवाणु हमारी खेत की मिट्टी में होते हैं और मिट्टी में भी बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। माइक्रो होने के कारण वो हमें दिखते नहीं हैं और उनकी जो कॉलोनियां हैं, 1 ग्राम मिट्टी में बैक्टीरिया की यदि हम कॉलोनी की बात करें तो बहुत ज्यादा होती है। 1.5 से 2 करोड़ तक बैक्टीरिया 1 ग्राम मिट्टी में होते हैं और एक प्रकार के, तो ऐसे 108 प्रकार के बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं। और भी कई तरह के बैक्टीरिया जिनको हम जानते नहीं हैं, जिन पर शोध हुआ है, यदि हम उनके बारे में बात करें, खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो माइक्रोब्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन देने का काम, नाइट्रोजन फिक्सेस करने का काम जो बैक्टीरिया करता है, उसमें 2 बैक्टीरिया मुख्य रूप से देखे जाते हैं। एक राइजोबियम जो दलहनी फसलों के लिए होता है, एजोडाबैक्टर जो जैसे कि गेहूं है, धान है, इनके लिए होता है, गन्ने के लिए एजोस्पेरियम होता है। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो
मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम इस बैक्टीरिया करता है और मिट्टी में इसको स्थापित करता है और प्लांट इसको ग्रहण करता है। ऐसे ही फास्फोरस को सर्कुलाइजेशन करके पौधे तक पहुंचाने का काम जो बैक्टीरिया करता है उसको पीएसबी कहते हैं, फास्फोराइजेशन बैक्टीरिया। और किसान साथियों, ऐसे ही पोटेशियम पोटास को सर्कुलाइजेशन करके प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करता है, उसे केएम भी कहा जाता है, पोटेशियम सर्कुलाइजेशन बैक्टीरिया। और यह बैक्टीरिया हमारी खेत की मिट्टी में और मिट्टी में जो पोटेशियम की मात्रा है उसको सर्कुलाइजेशन करके प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करता है और प्लांट से उसके बदले में भी वो ग्लूकोज और चीजें लेने की कोशिश करता है। और जैव विविधता, परस्पर निर्भरता, इसी को कहा जाता है। प्रकृति ने जो एक दूसरे पर निर्भर करने की जो प्रक्रिया बनाई थी उसको इसी तरीके से चलाया जाता है और जैव विविधता यही होती है, एक दूसरे पर निर्भर रहना। जब हमने इन चीजों को खत्म करने के लिए और अपनी लागत को कम करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने कार्य किए, फर्टिलाइजर डाला, इंसेक्टिसाइड डाले, फंगीसाइड डाले और बहुत तरह के हमने कार्य अपने खेतों में करना चालू कर दिए। हर्बिसाइड जब से हमने डालना चालू किया तो इन माइक्रोब्स की जो कॉलोनियां थी, जो बैक्टीरिया थे, वो डैमेज होते गए, डॉर्मेंसी में चले गए, कुछ मर गए। तो इससे हमारी खेत की मिट्टी की जो प्राकृतिक संरचना थी, जैव विविधता थी, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई और उससे अब हमें यह समस्या देखने को मिल रही है। हमारी खेत की मिट्टी में जो केंचुआ होते थे, अर्थवर्म होते थे, जो कि ऊपर से नीचे तक जाने का काम करते थे और मिट्टी खाते हुए जाते थे, और जब ऊपर आते थे नीचे से तो भी मिट्टी खाते हुए आते थे। तो वो जो नीचे की मिट्टी थी, जो 30-40 फीट तक जो केंचुआ जाता था, तो वो वहां से जो मिट्टी लेकर आता था तो न्यूट्रिएंट्स लेकर आता था, पानी पकड़ने की जो क्षमता थी मिट्टी में वो बढ़ती थी। लेकिन यह सारे कार्य करने से आज हमारे खेतों में पानी की जो आवश्यकता है वो ज्यादा पड़ने लगी है और हमें ज्यादा पानी देना पड़ता है, पानी की मात्रा ज्यादा लगती है, जिससे कि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे खेतों का जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है और बहुत सी समस्याएं आप देखने को मिल रही हैं। हमारे खेत की मिट्टी का जीवांश कार्बन कम हो गया है और जलवायु परिवर्तन भी कहीं ना कहीं इसी का कारण है कि निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण भी जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, बहुत सी चीजें खेती से प्रभावित होती हैं। तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, गाय आधारित खेती करनी पड़ेगी और जंगल में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको समझना पड़ेगा। तो किसान साथियों, जंगल में जो जैव विविधता है वो इसी तरीके से काम करती है। जंगल में जीवाणुओं के द्वारा कार्य किया जाता है और बहुत से तरह के माइक्रोब्स जंगल के मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजोडाबैक्टर, पीएसबी, केएमबी, माइक्रोरेजिया, वर्टिसिलम लेकानी, टाइकोडर्मा, सूडोमोनास, मेटारिज्म एनासोप्ली और भी बहुत से माइक्रोब्स हैं जिनको हम इतनी आसानी से नहीं पहचान सकते और नहीं जानते। तो इन सभी माइक्रोब्स को एक तरह समाहित करने के लिए और इनको अपने खेत में बढ़ाने के लिए हमें कैसे इनको अपने खेत में बढ़ाएं, कैसे हम जंगल वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो जंगल में कार्य करते हैं और जंगल के पेड़ों में जो रोग और बीमारियां नहीं लगती हैं, तो उनको हम कैसे अपने खेत में बढ़ाएं। तो यह क्वेश्चन हर किसान के पास रहता है। तो किसान साथियों, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आपके आसपास यदि कोई जंगल है तो वहां पर जाएं और बड़े बड़े जो बरगद के पौधे हैं, पेड़ हैं, उनके नीचे की 10 से 15 केजी मिट्टी आप वहां से निकाल के ले आएं और उसको आप 200 लीटर पानी में मल्टीप्लाई करने के लिए डाल दें। 200 लीटर पानी में आप उसको 1 केजी गुड़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसको 8 से 10 दिन तक रखें, तो आप देखेंगे कि उसमें बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो डेवलप हो गई है। और उसको मल्टीप्लाई करते रहें और अपने खेतों में इसको देते रहें, तो वह सारे माइक्रोब्स आपके खेत की मिट्टी में बढ़ने लगेंगे। लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो हमें बहुत धीरे धीरे मिलेगा। हम इसको यदि 3-4 साल रेगुलर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी खेत की मिट्टी में यह माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए है और जल्दी से हमारी खेत की मिट्टी में जंगल के जो जीवाणु है वो बढ़ जाएं और उससे हमारी लागत जो है वो कम हो जाए, फसल का उत्पादन भी सही आए और जो रासायनिक से हमारी खेत की मिट्टी को जो हानि हो रही है रासायनिक खेती से, उससे हम बच सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
जंगल जीवाणु का प्रयोग करना है। 1 लीटर मात्र 200 से 250 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से बुलवा लीजिएगा। काफी शानदार प्रोडक्ट है और इसका रिजल्ट काफी शानदार है। मैं अपने खेत में इसको चलाता हूं, तो मैं किसी कंपनी का प्रचार प्रसार तो नहीं करता, लेकिन किसान साथियों, यदि हमें कम लागत में कोई अच्छी चीज मिलती है और उसका हमें बेनिफिट मिलता है तो हमें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो लागत है वो कम हो और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़े। तो इस जंगल जीवाणु का जो प्रोडक्ट है वो काफी शानदार है। तो इसमें सभी तरह के जंगल के माइक्रोब्स समावित किए गए हैं और इनको हमें मल्टीप्लाई करके अपने खेत में देना है। तो 1 लीटर को आप 200 लीटर पानी में मल्टीप्लाई कर लें 1 केजी गुड़ के साथ में। और किसान साथियों, इसको आप 7 से 8 दिन तक मल्टीप्लाई होने दें। उसके बाद में आप इसको 150 लीटर अपने खेत में चला दें और 50 लीटर जो आपको बचा है उसमें 150 लीटर पानी डाल के 1 से 2 केजी गुड़ डाल के फिर से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसा आप 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। बड़ी सावधानी से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, जिसमें कि किसी भी तरह के कीटाणु इसमें ना गिरें। और इसको हमें अपने खेत में 200 लीटर करके हर 8 से 10 या 15 दिन में आप अपने खेत में चला सकते हैं। फसल की बात करें तो सब्जी वर्गीय फसलों में चला सकते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और बैगन, टमाटर, मिर्च, सभी तरह की फसलों में चला सकते हैं। अनाज वर्गीय फसलों में चला सकते हैं, बागवानी में दे सकते हैं। यह कई तरीके से काम करता है। सबसे पहला काम तो इसका ये होता है कि हमारी खेत की मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने का काम बहुत तेजी से करता है। दूसरा किसान साथियों, यह हमारी खेत की मिट्टी में जो निगेटिव फंगस हैं, पैथोजेंस हैं, उनको मारने का काम करता है, उनको किल करने का काम करता है, जैसे कि फाइटोप्थोरा है, फ्यूजेरियम है, या जो कीटों के प्यूपिया होते हैं, अंडे होते हैं, उनको भी खत्म करने का काम यह है इनमें समाहित जो बैक्टीरिया हैं वो करते हैं। और किसान साथियों, यह फसलों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। हमें अपनी फसलों में पोषक तत्व देने की जरूरत जो है वो कम हो जाती है। कम पोषक तत्व देने पड़ते हैं, कम मात्रा में हमें खाद उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम इसको चलाते हैं तो हमें अपनी फसलों में वृद्धि भी देखी जाती है, फूल फल की मात्रा और सही से आती है। और किसान साथियों, जब हम इसका प्रयोग करें तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें खाद उर्वरक की जो मात्रा है वो 3 से 4 दिन नहीं देनी है। आप इसका स्प्रे से भी प्रयोग कर सकते हैं, ड्रिप से भी प्रयोग कर सकते हैं, फ्लड से भी दे सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से अपने खेत में इसको चलाना है, खेत की मिट्टी में माइक्रोब्स को बढ़ाना है। इसको देते समय सावधानी यही रखें कि आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और रासायनिक खादों का प्रयोग 8 से 10 दिन तक ना करें और कम मात्रा में फिर आप प्रयोग करें यदि जरूरत पड़ती है। तो नहीं तो आप जैविक के जो फार्मूले हैं उनका प्रयोग करें। मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत से जैविक के फार्मूले मैंने बताए हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो भैया वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर भी करें। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।